नमस्कार शिक्षक साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका चैनल चर्चा विद मी में। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि सत्र 2021-22 का यू-डैश प्रपत्र भरने का अंतिम डेट का भी निर्धारण हो गया है और यू-डैश भरे जाने की कवायद भी सभी लोगों के द्वारा शुरू कर दी गई है। तो एक यू-डैश प्रपत्र भरते समय क्या क्या किन किन बातों की सावधानी बरतनी है उस विषय में आज हम बात करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि पत्र रूपी दिशा निर्देश जो जारी हुआ है उसमें डीसीएफ प्रपत्र भरने के लिए या यू-डैश प्रपत्र भरने के लिए क्या क्या सावधानी बरतने की बात कही गई उसको देखते हैं हम। तो ये पत्र है शिक्षा निदेशक महोदय का, जो जिला के सभी बेसिक शिक्षा अधिकारी यानी कि सभी प्रदेश के सभी बेसिक शिक्षा अधिकारी को संबोधित पत्र है और इसका विषय है यू-डैश प्लस 21-22 डीसीएफ भरे जाने के संबंध में। कृपया प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या इतने लखनऊ दिनांक 19 मई 2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो जिलाधिकारी एवं जिला शिक्षा समिति उत्तर प्रदेश को संबोधित है। आप अवगत हैं कि शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशन में राज्य में शिक्षा से संबंधित व्यापक एवं गहन सूचना संकलन हेतु यू-डैश 2021-22 के डीसीएफ मतलब डाटा कैप्चर फॉर्मेट आंकड़े भरे जा रहे हैं। भारत सरकार द्वारा यू-डैश के आंकड़े ही प्रमाणित आंकड़े माने जाते हैं तथा विभिन्न फोरम्स रेटिंग्स एवं बजट आवंटन में यू-डैश आंकड़े ही प्रयुक्त होते हैं। मतलब जो भी धन अवमुक्त होता है किसी भी विद्यालय या किसी भी विकास संबंधी कार्य के लिए, उसका आकलन कि किनको कितना धन देना है, वो डाटा जो है यू-डैश को ही प्रमाणित डाटा माना जाता है। तो इसी का डाटा क्या होता है, आंकड़ा प्रयुक्त होता है। जनपदों में यू-डैश पोर्टल के माध्यम से डीसीएफ भरे जाने का कार्य गतिमान है। इस संबंध में के निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। तो यानी कि जो आप डीसीएफ भर रहे हैं, यू-डैश प्रपत्र का डीसीएफ भर रहे हैं, उस डीसीएफ को भरते समय आपको किन किन बातों की सावधानी बरतनी है वो इस पत्र में कहा जा रहा है। तो इसका जो पहला बिंदु है, जनपद के समस्त विद्यालयों यथा सहायता प्राप्त परिषदीय, प्राइवेट एवं मदरसा आदि के डीसीएफ भराया जाना अनिवार्य है। यानी कि परिषदीय, प्राइवेट यानी सभी विद्यालयों का क्या करना है, सहायता प्राप्त से लेके मदरसा तक के सारे विद्यालयों का डीसीएफ भरा जाना अनिवार्य है। यदि समस्त विद्यालयों के छात्र छात्राओं की संख्या कैप्चर नहीं होती है तो जनपद का एवं उक्त के क्रम में ही राज्य का नेट इनरोलमेंट रेशियो, ग्रास इनरोलमेंट रेशियो, एडजस्ट इनरोलमेंट प्रभावित हो जाता है। यानी कि जो इस डाटा में छात्रों की जो संख्या है वो कैप्चर नहीं होती है तो उससे नेट इनरोलमेंट रेशियो, ग्रास इनरोलमेंट रेशियो एंड एडजस्ट इनरोलमेंट प्रभावित होता है तथा उक्त आंकड़े प्रभावित होने से भारत सरकार द्वारा निर्गत पीजीआई रैंकिंग में भी राज्य की स्थिति खराब होती है। यानी कि जो एक रैंकिंग होती है शिक्षा के छात्र छात्राओं की संख्या के अकॉर्डिंग, वह रैंकिंग भी प्रभावित होती है क्योंकि सारा डाटा इसी डीसीएफ से क्या होते हैं, उठाए जाते हैं या इसी को अधिकृत प्रमाणित माना जाता है। अगला कह रहा है, समस्त जनपदों में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यालयों की छात्र संख्या कैप्चर करते समय ध्यान रखा जाए कि कक्षा 8 में जितने भी छात्र छात्राएं नामांकित थे अनिवार्य रूप से कक्षा 9 में नामांकित किया जाए, अन्यथा की स्थिति में जनपद एवं प्रदेश का ट्रांजिशन रेट प्रभावित होगा। पीजीआई रैंकिंग में भी गिरावट आ गई। जैसे कहने का मतलब ये है कि कक्षा 8 में जितने बच्चे पास आउट हो रहे हैं उतने का क्या होगा, कक्षा 9 में नामांकन निश्चित रूप से अनिवार्य है। क्योंकि जब कक्षा 8 में मान लीजिए 100 बच्चे हैं और कक्षा 9 में केवल 50 या 60 बच्चे ही नामांकन करा रहे हैं तो इससे ये संदेश जाएगा कि 50 बच्चे जो है कक्षा 8 में ही पढ़ाई क्या करते रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं। और जब रैंकिंग का निर्धारण होगा तो इससे क्या होगा, ये देखा जाएगा कि 50% बच्चे ही केवल 9वीं में जा रहे हैं, 50% पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं। तो इससे प्रदेश की या जिले की रैंकिंग क्या होगी, खराब होगी। तो ये भी आपको ध्यान देना है, कक्षा 8 में जितने थे वो कक्षा 9 में उतने होने ही चाहिए। आगे कह रहा है कि विद्यालय में ड्रॉप आउट की प्रवृत्ति को रोकने हेतु विशेष प्रयास किए जाएं। कक्षा 1 में जितने छात्र छात्राएं नामांकित होते हैं कक्षा 5 में विद्यालयी व्यवस्था में नहीं रह पाते हैं
तथा बाहर हो जाते हैं। इससे रेटनेशन रेट प्रभावित होता है एवं पीजीआई रैंकिंग में गिरावट आती है। कहने का तात्पर्य यह है कि कक्षा 1 में जितने बच्चे नामांकित होते हैं, स्वाभाविक रूप से कक्षा 6 में उतने बच्चे यदि नहीं जाएंगे तो इसे ये माना जाएगा कि उतने बच्चे क्या कर चुके हैं, 5वीं तक की पढ़ाई लेके बाकी बच्चे पढ़ाई छोड़ चुके हैं, जिससे क्या होगा, रैंकिंग में गिरावट आएगी। आगे कह रहा है यूडाइस के आंकड़ों में विद्यालय के अवस्थापना संबंधी बिंदुओं को अनिवार्य रूप से सही अंकित कराया जाए, अन्यथा की स्थिति में भारत सरकार से बजट आवंटन में समस्या आती है। उदाहरणार्थ, यूडाइस में विद्यालय की सुविधाओं के विस्तार हेतु जमीन उपलब्ध को डीसीएफ के क्रम संख्या 2.11 में अंकित किया जाए, अन्यथा की स्थिति में अतिरिक्त कक्षा कक्ष की अत्यंत आवश्यकता होने के बावजूद भी भारत सरकार द्वारा उस विद्यालय के संबंध में अतिरिक्त कक्षा कक्ष के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जाता है। देखिए, अब यहाँ पे उदाहरण के साथ बताया जा रहा है किस प्रकार से सही बिंदु का भरा जाना कितना आवश्यक है। जैसे मान लीजिए किसी विद्यालय में केवल 2 ही कमरे हैं, ठीक, और वहाँ से बार बार कहा जाता है विद्यालय स्तर से कि मेरे यहाँ बच्चे ज़्यादा हैं, कमरों की संख्या कम है, तो वो क्या होगा कि यदि उन्होंने दिखा दिया कमरों की आवश्यकता है, ये तो दिखा दिया, लेकिन यदि 2.11, अब इसका हम अलग से देखेंगे इसमें कि 2.11 में क्या लिखा है। जब इसको हम यूडाइस प्रपत्र का फॉर्मेट जब लेंगे हम, तो उसमें देखेंगे कैसे आपको भरना है। यहाँ पे केवल हम दिशा निर्देश देख रहे हैं। तो यदि जब 2.11 का बिंदु आएगा और वहाँ पे जमीन की उपलब्धता के विषय में आपको हाँ या नहीं में दिखाना होगा, तो जब आप नहीं दिखाएंगे तो आपको कहाँ से धन आवंटित होगा। जब आपके विद्यालय की समस्या को ध्यान में देते हुए जब आपके शिकायत को बीआरसी स्तर या बीएसए स्तर तक दिया जाएगा और बताया जाएगा कि मुझे विद्यालय में कमरों की आवश्यकता है, तो वहाँ पे जब आप धन के आवंटन हेतु उच्च अधिकारी को लिखेंगे तो डीसीएफ पे जो आपने भूमि की उपलब्धता नहीं बताई है तो वो धन आवंटित ही नहीं होगा, क्योंकि आपके यहाँ जगह ही नहीं है। अब आप कहेंगे जगह है, लेकिन आपने जो डीसीएफ में भरा है वहाँ पे जगह नहीं दिखा है, तो आपको धन नहीं मिलेगा। तो वही कहा जा रहा है कि आपको डीसीएफ फॉर्मेट भरते समय, डीसीएफ प्रपत्र भरते समय बहुत ही ज़्यादा सत्यता की पुष्टि करते हुए भरना है। जो सही जानकारी उसी को भरना है, ठीक है, क्योंकि उसी के आधार पर धन का आवंटन होता है। अगला बिंदु कह रहा है यदि विद्यालय में किसी प्रकार की मरम्मत की आवश्यकता है तो अनिवार्य रूप से डीसीएफ के क्रम संख्या 2.3 और 2.4 ए व बी में अंकित किया जाए, अन्यथा की स्थिति में मरम्मत हेतु प्रस्तावित किए जाने पर डीसीएफ में अंकित न होने को आधार मानते हुए अस्वीकार कर देता है। देखिए, फिर वही बात कि जब भी उच्च अधिकारियों के पास आप अपनी धन की कमी को हवाला देते हुए आप अपने मरम्मत के कार्य को दिखाएंगे, तो जब उच्च अधिकारियों के पास वो अधिकारी, आपके सक्षम अधिकारी अवगत कराएंगे, तो उच्च अधिकारी जब डीसीएफ का प्रपत्र उठाएंगे, डीसीएफ फॉर्मेट उठाएंगे और वहाँ पे आपकी जानकारी को देखेंगे और आपने लिखा है कि मरम्मत की आवश्यकता नहीं है, तो आपको धन नहीं मिलेगा। इस वजह से मरम्मत की आवश्यकता है तो आप उसमें दिखाएं कि बृहद मरम्मत की आवश्यकता है। अगला बिंदु कह रहा है समस्त विद्यालयों में पेयजल गुणवत्ता की निःशुल्क जांच राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन नमामि गंगे तथा ग्रामीण जल पूर्ति विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा करने की व्यवस्था कर दी गई है। अतः जांच करते हुए डीसीएफ के क्रम संख्या 2.6 सी में पेयजल गुणवत्ता जांच के संबंध में सुसंगत सूचना अवश्य अंकित की जाए। अगला कह रहा है प्री प्राइमरी हेतु पीएबी में बजट आवंटन हेतु भी आंकड़े यूडाइस से लिए जाते हैं। अतः आंगनबाड़ी केंद्रों से संबंधित सूचना डीसीएफ के क्रम संख्या 1.41 एवं 1.42 में अंकित कराएं। इस हेतु जितने भी प्रश्न हैं यथा यदि अवस्थित है तो आंगनबाड़ी केंद्र का कोड, केंद्र पर नामांकित बच्चों की संख्या, यदि एक विद्यालय के प्रांगण में एक से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र कार्यरत हैं, उक्त की स्थिति में सभी आंगनबाड़ी केंद्रों का नाम एवं कोड अवश्य अंकित करें। यदि उक्त बिंदुओं को अंकित नहीं किया जाता है, ऐसी स्थिति में बजट में आंगनबाड़ी केंद्रों के सापेक्ष धनावंटन नहीं होता है। ठीक है, आगे कह रहा है ब्लॉक स्तरीय टास्क फोर्स जनपद स्तरीय एवं राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा निरीक्षण किया जाता है। डीसीएफ के क्रम संख्या 1.46 में निरीक्षण की संख्या अवश्य अंकित करें, अन्यथा की स्थिति में पीजीआई रैंकिंग में गिरावट आती है। फिर वही बिंदु है कि आप इसमें जो भी जैसे
टास्क फोर्स के द्वारा यानी किसी भी दल के द्वारा कितना निरीक्षण आपके विद्यालय में किया उसकी संख्या जरूर लिखें। नहीं तो होगा क्या कि अधिकारियों ने अपनी संख्या लिख दी कि फलां विद्यालय में मैंने इतना निरीक्षण किया है और आप यहाँ पे 0 दिखा देंगे तो इनका भी क्या होगा, डाटा नहीं माना जाएगा और आप रैंकिंग में क्या होगा, पीछे हो जाएगा। आगे कह रहा है आप अवगत हैं कि विद्यालय में विभिन्न माध्यमों से स्मार्ट टीवी, प्रोजेक्टर इत्यादि उपलब्ध कराया गया है, परंतु यूडाइस में उक्त सूचना पूर्ण रूपेण नहीं भरी जाती है, जिससे भारत सरकार से समीक्षा के दौरान जनपद एवं राज्य की पीजीआई एवं SEQI रैंकिंग रेटिंग में अंक नहीं मिल पाते हैं। DCF के क्रम संख्या 2.22 से 2.27 में अवश्य अंकित करें। देखिए अब यहाँ पे कहा तो जा रहा है कि स्मार्ट टीवी और प्रोजेक्टर इत्यादि उपलब्ध कराए जा रहे हैं, लेकिन यदि आपके विद्यालय में उपलब्ध है तो ही सूचना दीजिए, अगर नहीं उपलब्ध है तो नहीं दीजिए। ठीक है, कुल मिला के आपको गलत जानकारी किसी भी हाल में नहीं भरना है। आगे है लाइब्रेरी हेतु समस्त परिषदीय विद्यालयों को पुस्तकें दी गई हैं। DCF के क्रम संख्या 2.10 का विवरण अंकित किया जाए। इस बिंदु को आप भली भांति सावधानी से भरेंगे, क्योंकि समय समय पे विभिन्न प्रकार से आपको पुस्तकालय हेतु धन भी मिलता है और पुस्तकें भी प्रोवाइड कराई जाती हैं, तो इस जानकारी को आप बेहद ही सावधानी से भरेंगे। अगला है विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य जांच हेतु RBS की टीम द्वारा भ्रमण किया जाता है। DCF के क्रम संख्या 2.13 में उक्त बिंदु के संबंध में सुसंगत सूचना अवश्य अंकित की जाए। अगला कह रहा है समस्त शिक्षकों का मानव संपदा ID है, उपलब्ध है सभी के पास, जो कि उनकी यूनिक ID है। DCF के क्रम संख्या 10.1.1 में अवश्य अंकित कराएं, अन्यथा की स्थिति में PGI रैंकिंग में गिरावट की जाती है। तो इसमें तो उम्मीद है कि आप जो है मानव संपदा पे जो आपकी ID है उसी ID का सबको मिल चुकी है, उसी ID को यहाँ पे विवरण कर देंगे, इसमें कोई समस्या नहीं है। आगे है RTE के प्रावधानों के अनुसार किसी भी छात्र छात्रा को किसी भी कक्षा में रोका नहीं जाएगा। कक्षा 1 से 8 तक के समस्त विद्यालयों में रिपीटर्स की संख्या 0 अंकित की जाएगी। जैसे आपको पता है कि किसी भी बच्चे को किसी भी कक्षा में फेल नहीं करना है तो रिपीटर्स की संख्या हमेशा 0 रहेगी। जैसे एक कक्षा में एक ही कक्षा को अगर दोबारा पढ़ाया जा रहा है तो इसकी संख्या 0 होगी, क्योंकि वो दोबारा पढ़ ही नहीं सकता है, क्योंकि हमेशा उसको हर हाल में आगे ही बढ़ना है। आगे है जनपद के समस्त विद्यालयों सहायता प्राप्त विद्यालयों से DCF प्रत्येक दशा में भरवाए जाएं तथा सहायता प्राप्त विद्यालयों की जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS से अक्षांश एवं देशांतर भी अनिवार्य रूप से DCF में भराए जाएं, ताकि समस्त सहायता प्राप्त विद्यालयों का जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन भारत सरकार द्वारा विकसित पोर्टल schoolgis.nic.in पर अपलोड कराया जा सके। जनपद के समस्त विद्यालयों यथा सहायता प्राप्त परिषदीय, प्राइवेट एवं मदरसा आदि के DCF भरते समय विद्यालयों की दूरी एवं समस्त ग्राम विलेज का कोड जनगणना के डाटा अनुसार कॉलम अवश्य भरा जाए। जनपद के समस्त विद्यालयों से DCF प्रत्येक दशा में भरवाए जाएं और विद्यालय में अवस्थापना सुविधाओं का विवरण प्रत्येक दशा में त्रुटि रहित एवं यथास्थिति के अनुसार भरा जाए। विद्यालय में ब्लैक बोर्ड की उपलब्धता, पेयजल सुविधा एवं पेयजल का प्रकार की स्थिति, विद्युत की उपलब्धता, वायरिंग एवं कनेक्शन की स्थिति, शौचालय की उपलब्धता, बालक एवं बालिका आदि का विवरण अवश्य भरा जाए। जैसे आपके विद्यालय में ब्लैक बोर्ड देखिए हर विद्यालय में निश्चित रूप से है, तो इसमें किसी भी प्रकार से नहीं है कि स्थिति आप नहीं कि नहीं भरेंगे। अगर नहीं है तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, विद्यालय में जरूर होगा। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ अध्यापक या कुछ स्कूल का डाटा भरते समय आप ये दिखाते हैं कि नहीं है, कि ताकि जो है उसके लिए पैसा आएगा और आप वहाँ पे फिर से उसका जो है निर्माण कराएंगे, तो वो इस हाल में होता है कि आप उसका थोड़ा सा मरम्मत होता है जो आप नहीं कराना चाहते हैं, तो इससे आपकी ही छवि खराब होगी। ये विद्यालय में निसंदेह सभी कक्षों में ब्लैक बोर्ड की स्थिति है, ये निर्माण के समय ही करा दी गई है, तो आप है ही करें। यदि उसमें थोड़े मोड़े मरम्मत की आवश्यकता है तो आप कंपोजिट ग्रांट या अन्य मदों से उसको आप करा सकते हैं, या व्यक्तिगत भी करा सकते हैं, वो बहुत व्यापक मरम्मत की आवश्यकता उसमें नहीं होती है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि UDAS+
के DCF में उपरोक्त सहित बिंदुओं पर त्रुटि रहित विवरण अंकित किए जाने हेतु प्रभावी कार्रवाई करते हुए दिनांक 31 मई 2022 तक यूडैश फीडिंग का कार्य पूर्ण कराए जाने का कष्ट करें। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है, देखिए पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कुछ जनपद में आदेश भी आ गए हैं और यहाँ पे स्पष्ट देखिए निदेशक महोदय का, बेसिक शिक्षा निदेशक महोदय का आदेश है कि 31 मई तक 2022 तक हर हाल में आपको DCF का फीडिंग का कार्य पूर्ण करा लेना है। ठीक है, क्या क्या सावधानी बरतनी है इस वीडियो में हम देख चुके हैं। यदि इसके अलावा भी कोई दिक्कत आपको आती है तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, उसका समाधान हम करने का भरपूर प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार शिक्षक साथियों।